हेलो बच्चों। मैंने आपको लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट और कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बताई थी, एक्सप्लेन की थी। ठीक है, जैसे हक्कल रूल वगैरह, उसके बेस पे हम कैसे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। आज हम अपना टॉपिक रेजोनेंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। रेजोनेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मीज़ोमेरिज्म। और क्या बोल सकते हैं इसको? मीज़ोमेरिज्म। रेजोनेंस को ही क्या बोलते हैं? मीज़ोमेरिज्म। रेजोनेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मॉलिक्यूल for a molecule we can write two or more Lewis structures which differ in the position of electron but not in the relative position of atom. मतलब ये क्या कह रहा है, रेजोनेंस और मीज़ोमेरिज्म क्या कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर हम उसकी दो या दो से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और उन जो लेविस स्ट्रक्चर्स होंगी जो वो केवल डिफरेंट होगा, उनमें केवल उसकी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस होगा, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। एटम जहाँ पर है एटम वहीं पर रहेंगे, बस चेंज होगा तो उसकी पोजीशन ऑफ किसकी पोजीशन में चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज होगा। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 एटम है, कार्बन के एटम है इसमें 6, हमने नंबरिंग दे दी। तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? ये इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, देखो अब ये वाले 2 और 3 के बीच में आ गए हैं, 4 और 5 के बीच में आ गए इलेक्ट्रॉन, और 1 और 6 के बीच में, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आप देख सकते हो एटम तो वहीं पे है। हमने नंबरिंग इसीलिए की थी ताकि एटम की पोजीशन का कंफर्म हो जाए आपको। एटम तो वहीं पर है, क्या चेंज हुए हैं? बस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है। जो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो मूव करे हैं, बस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है, एटम की पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आया है। एक चीज़ और याद रखना कि लास्ट क्लास में मैंने कंजुगेशन के बारे में बताया था। तो रेजोनेंस होने के लिए, रेजोनेंस तभी पॉसिबल है अगर उसके अंदर कंजुगेशन होगी। अगर कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेशन है ना, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है हमारे? डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इसके अंदर क्या है? रेजोनेंस पॉसिबल है। कंजुगेशन है तो रेजोनेंस पॉसिबल है हमारी। दूसरी चीज़, ये जो आपकी ये बनी है ये स्ट्रक्चर्स, ये इसकी क्या कहलाई? हमारी लेविस स्ट्रक्चर्स हैं ये। इसको हम दूसरी चीज़ ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों इसकी क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्या है ये इसकी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। या फिर आप बोल सकते हो इसी को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्हीं को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलोगे। जो 11 स्ट्रक्चर्स बनी हैं इनको, यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। एक और ये बात है कि जो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम डबल हेडेड एरो से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब डबल हेडेड एरो दिखाते हैं दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, डबल हेडेड एरो यूज़ करेंगे। ठीक है, डबल हेडेड एरो वाले यूज़ करेंगे हम इसमें। तीसरी चीज़ इसमें ये है
कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये इसकी एक्चुअल पोजीशन मतलब एक्चुअल जो स्ट्रक्चर्स है, कोई भी ये नहीं कह सकते कि ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ना तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन की, ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है हमारे बेंजीन की। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बनेगी इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को मिला के जो स्ट्रक्चर्स बनेगी हम उसको बोलेंगे हमारी रेजोनेंस, मतलब उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, मतलब एक तरह से वो हमारी मेन स्ट्रक्चर हो जाएगी। जैसे कि बेंजीन के हम जनरली ये लिखते हैं, ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ये है कि 6 के 6, अब देखो 6 के 6 कार्बन एटम पे पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, तो 6 के 6 के ऊपर ये क्लाउड दिखा रखा है हमने, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखा रखा है कि इन 6 कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। किसी एक कार्बन मतलब ये नहीं है कि 1 और 2 पे है, 3 4 पे है, 5 6 पे है, 2 3 पे नहीं, ऐसा नहीं है, सबके ऊपर है ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरली बेंजीन को। ठीक है, तो ये है कि फर्स्ट थिंग क्या थी कि जो लेविस स्ट्रक्चर्स हैं हमारी उनमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, केवल चेंज आता है किसकी पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज आता है। दूसरी चीज़, जो लेविस स्ट्रक्चर्स बनेंगी हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होगी वो इनके बीच में लाई करेगी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इनको मिला के जो मेन स्ट्रक्चर बनेंगे वो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर बन जाती है हमारी किसकी, बेंजीन की। दूसरी चीज़, हम इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे, इन्हीं को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ठीक है, ये था रेजोनेंस। इसके और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ले लेते हैं, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, इसके ऊपर कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं, 4। ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब इसकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लेविस स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर किए, इसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र किए। ठीक है, और ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे चले गए, तो इसकी क्या स्ट्रक्चर बनी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले ही थे, एक और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इसके पास कितने बचे, 2 ही पेयर बचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे अनपेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे अनपेयर। अब यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र होकर किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, तो उसके अलावा एक ही बॉन्ड बचा इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। 4 तो इसके पास पहले ही थे इलेक्ट्रॉन, ये वाले 4, और 2 इस बॉन्ड के, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो कितने हो गए इसके ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। तो ये एक तो ये स्ट्रक्चर होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है, जैसे ये दोनों ऑक्सीजन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, ये भी तो दे सकता था। 1 2 3 करो, जैसे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है जो, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी तो बन सकता था, ये इलेक्ट्रॉन दे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो। तो तीसरी इसकी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है कि इन 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में बने और यहाँ सिंगल बॉन्ड बने। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर। ठीक है, जो ये होते हैं ना, ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं हमारे। ठीक है, ये बॉन्ड वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो कौन से हैं, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे। ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर्स होगी। तो ये था रेजोनेंस का। अब हम बात करते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं रेजोनेंस के लिए। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस क्या होती है रेजोनेंस के लिए। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट क्या कहती है कि द वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स should differ only
in the position of electron and not in the position of atom और न्यूक्लियाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रही है इसकी कि कंडीशन क्या है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी उसमें केवल जो पोजीशन चेंज होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, इसके पास हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये और 2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि इसमें है ना कंजुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो कंजुगेशन पॉसिबल है यहाँ पे इसमें। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर चले गए तो एक सिंगल बॉन्ड बचा इसमें, और 2 4 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले थे, 2 और आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। और जहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, तो एक और चीज़ इसमें लास्ट में लगाना है। अब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जहाँ से जाते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज और जिस पर जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है आपका। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि जिसके पास आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वहाँ पर बढ़ गई, और जहाँ से जा रहे हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन है जो, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ दिए तो एक और बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अब इसने दिए हैं, यहाँ क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर्स बन गई। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की क्या पॉसिबल है, एक पॉसिबल यही 2 हैं, इसकी 2 बनेंगे, इसकी ये होगी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसकी। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर ओवरऑल दिखाएं, देखो एक बार तो डबल बॉन्ड है इसके बीच में बन रहा है, एक बार डबल बॉन्ड इसके बीच में, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है। देखो एटम की कोई चेंजमेंट नहीं हुई है, पोजीशन एटम की चेंज हुई है। एटम जहाँ पर थे ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ये एटम यहीं पे है। ठीक है, और ये अपना एटम यहीं पे है, इसमें भी ये उसी पोजीशन पे है, बस चेंज हुए तो इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके गए हैं, पोजीशन है जो एटम की वो सेम है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है बस। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियली दोनों के साथ है, पार्शियली डबल बॉन्ड बोल सकते हो एक तरह से। यहाँ डेल्टा नेगेटिव बन रहा था, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बन रहा था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है, एटम जहाँ पर थे वहीं पर है एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ये था इसका फर्स्ट कंडीशन। अब बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर should have the same number of unpaired electron मतलब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी ना उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ये नहीं होंगे कि पहले वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है दूसरे वाले में कम, नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर हम इसी में हम चाहे इसमें बात कर लेते हैं दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड में बात कर लेते हैं। CO था हमारा जो इसमें 4 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे।
तो अब देखो 4 और 4 8 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब इसने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए, इसने यहाँ पर किए, तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनी इसकी क्या बनी, यहाँ तो हो गया इसका ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ दिए थे तो यहाँ से तो गए हैं, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होके जा रहा है यहाँ पे, तो आ गया नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं। 4 तो पहले ही थे, 2 और आ गए यहाँ पे। देखो अब 2 2 4 2 6 2 8 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के में कोई डिफरेंस नहीं आया। दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे पहले बताई थी, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करने की बजाय इस साइड भी तो मूव कर सकता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे तो इसकी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनी। अब इनमें देख सकते हो आप कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 2 4 2 6 2 8 इसमें है, 2 2 4 2 6 2 8 8 इसमें है, 2 2 4 2 6 और 2 8 8 इसमें है। तो इन तीनों में क्या है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं हुई, ना ज़्यादा हुए हैं ना कम हुए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये थी इसकी सेकेंड कंडीशन। अब बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एटम, इन केस ऑफ एटम of the second period in periodic table such resonance structure which do not follow octet rule should not be considered, ठीक है। जो सेकेंड पीरियड के एटम होंगे, अगर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम उसको, उस स्ट्रक्चर्स को काउंट नहीं करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि एग्जांपल की बात करें अगर हम, देखो CH डबल बॉन्ड CHNH3। अब देखो नाइट्रोजन जो है मेनली आपके 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और यहाँ 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे, एक इसने कार्बन के साथ बना रखा है यहाँ पे, तो इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बना रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आप जो ये वैलेंसी देखते हो ना, तो अगर वो उससे ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर कम बना लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है लास्ट में, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने में, तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अगर वो 2 से ज़्यादा बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर वो 2 से कम बनाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये मेनली 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने में, तो 3 बॉन्ड बनाता है ये। अब ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो अब 3 से ज़्यादा बनाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 3 से कम बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। अब देखो अगर हम मान लेते हैं ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। कंजुगेशन तो है ना, यहाँ पे मैंने कंजुगेशन के रूल बताए थे, कहाँ कहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकती है, आप लास्ट क्लास में देख सकते हो। तो यहाँ से ये जब इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया, और यहाँ CH, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, NH3। अब यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ से गए हैं
यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं। अब यहाँ पर देखो, अब इसने नाइट्रोजन ने देखो, अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ऐसे ये 3 हाइड्रोजन तो ऐसे हैं इसके पास, और 2 बॉन्ड ये हो गए। तो टोटल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जो नाइट्रोजन है उसके पास कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन। उसके जो आउटर मोस्ट सेल में हैं मोर देन 8 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, d ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? इसके पास 3d ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास जो d ऑर्बिटल है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, इसलिए इसके जो लास्ट में ये 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो सकते, 8 हो सकते हैं केवल। ठीक है, इसलिए ये जो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बने हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो यही कहते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे सेकेंड पीरियड के, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनको कंसिडर नहीं करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। हाँ, केवल सेकंड पीरियड, उससे हायर वाले पीरियड्स में हम काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हायर पीरियड वाले ना उनके पास d ऑर्बिटल होता है, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये थी इसकी 3 कंडीशंस की रेजोनेंस की, क्या क्या जो होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये 3 कंडीशंस थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ इसी में, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। relative contribution of resonance structure। ठीक है, सॉरी, स्ट्रक्चर्स। तो इसकी अगर हम बात करें, गलत लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूशन की बात करें, कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर विच आर indistinguishable are of equal energy। मतलब अगर 2 स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी, हम उनको ये डिफरेंस नहीं कर पा रहे उन दोनों स्ट्रक्चर्स में कि थोड़ा बहुत भी डिफरेंस, कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके बाद उनमें कोई भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, हम स्ट्रक्चर देख के बता सकें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए हैं, कैसे गए। अगर हम उसमें कुछ भी नहीं बता सकते ना चेंज होने के बाद, वो स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस ही ना आ रहा हो, तो उनकी जो दोनों स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे कि हम बेंजीन की ही अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर है और दूसरी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ये है, तो हम इनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई खास इसमें इन बस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हुआ है ना पोजीशंस का, इसमें और कोई डिफरेंस ही नहीं बता पा रहे हैं इनका। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसमें तो हम चेंज बता सकते थे। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड थे, इसमें तो हम दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन है जिस पर पॉजिटिव यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? हमारी इक्वल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट bonds contribute more towards the resonance hybrid। मतलब ये कह रहा है कि जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो स्ट्रक्चर हमारे एक तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी,
और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, उसका हम मेनली सबसे ज़्यादा काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, हमारा ये हम फर्स्ट लेके चले हैं, ये हमारा फर्स्ट। अब हम क्या ले रहे हैं, अब है 1 2 3 4, ये हमारी है क्या 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये हमारा क्या है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन लिया हमने। अब देखो इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ से यहाँ गए। तो अब क्या हुआ, CH2 यहाँ क्या रह गया सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ क्या हो गया, इससे नेक्स्ट के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड देन CH2। ये देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर जा रही है, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। दूसरी इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि इस तरह मतलब इस साइड मूवमेंट हुई है इलेक्ट्रॉन की, इसकी बजाय हम इस साइड भी मूवमेंट कर सकते थे इलेक्ट्रॉन की। अगर हम इस साइड करते हैं तो क्या बनती है हमारी स्ट्रक्चर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। बस यही होता कि इस साइड मूवमेंट करते तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर हम इस साइड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड देखो कितने हैं, 2 3 4 5 कोवलेंट बॉन्ड है इसमें। अब इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं इसमें, और इसमें भी कितने 1 2 3 4 इसमें हैं, 4 इसमें हैं और 5 इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम ओवरऑल बात करें इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो जो हमारी फर्स्ट वाली रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये कह सकते हो कि इस स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, ये वाली फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड है, कोवलेंट 5 बॉन्ड है, और इन दोनों में कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑफ हायर एनर्जी and hence contribute little towards the resonance hybrid। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी ना, उनमें क्या है, सेपरेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, और जिसमें सबसे ज़्यादा सेपरेशन होगा, मतलब ज़्यादा दूर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। उस स्ट्रक्चर की हम काउंटमेंट है, उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है हम बहुत कम मान के चलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, आप एग्ज़ाम्पल ले हो, जैसे एक ऊपर वाला एग्जांपल है, आप उसको भी काउंट कर सकते हो। चाहे दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही ले लो आप एग्जांपल। यहाँ हो गई लोन पेयर ऑफ ये हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी जो स्ट्रक्चर, ये यहाँ गई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर गई। ठीक है, अब यहाँ गई, ये यहाँ गई। अब क्या होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये ऐसे जा रहे हैं, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो RC यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड डबल बॉन्ड, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक।
इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हुआ था, तो यहाँ एक बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम फर्स्ट और सेकंड में बात करें, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इसकी बजाय, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो दूर दूर है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस सेपरेशन हो रखा, थोड़ा दूर हो रखा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितने ज़्यादा पास में होंगे वो वाली स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी हमारी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि न्यूट्रल है तो सबसे बेस्ट है वो स्ट्रक्चर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितने पास होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपैरिजन करेंगे कि जिसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दूर हो गया तो उसके बाद उसका नंबर आएगा स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो इसके बेस पे ना अगर हमें कई स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं और उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रखा है, तो इस बेस पे हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे और पॉइंट को देखने के बाद हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल ज़्यादा है। अब इसके बाद है इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि द स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज, द structure with negative charge, structure with negative charge on more electronegative atom and positive charge on more electronegative and positive charge on less electronegative atom is of lower energy and hence contribute more towards resonance hybrid। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, तो वो वाली स्ट्रक्चर जो होगी वो आपकी ज़्यादा मतलब स्टेबल होगी और उसके एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगी रेजोनेंस हाइब्रिड में। जैसे एग्जांपल के ऊपर तौर पे आप बात करें, जैसे देखो एग्जांपल हम बात करें, हम कीटोन ले लेते हैं, इसके पास होगी ये N1 पे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे अगर, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ से गए हैं तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इन कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है हमारी। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि ये अपने लोन पेयर यहाँ दे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बजाय यहाँ हो जाती है। अगर इसकी मूवमेंट अपोजिट हो जाती, मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चले जाते, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है
इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट हो गया आपके स्ट्रक्चर, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन स्ट्रक्चर्स में अगर हम बात करें तो सेकंड वाली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, क्लियर है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो कम खींचते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये अपने आप में स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑक्सीजन है वो पहले ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, और ऊपर से क्या हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसके ऊपर और डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा एक तरह से। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? एक तो हम जो हमने पीछे पॉइंट किए थे कि जिसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड हो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा, ये न्यूट्रल भी है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है ना, न्यूट्रल है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो ओवरऑल देखें तो तीनों में ये स्टेबल है, लेकिन इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर हम चार्ज का सेपरेशन ही करें उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ रहा है। क्लियर है? अब हम लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ क्या है? स्ट्रक्चर विच हेल्प to delocalize the position, delocalize the positive charge, make important contribution towards the resonance hybrid। ठीक है? in comparison to positive charge is less or more electronegative atom, ठीक है? तो इसमें ये कह रहा है कि अगर स्ट्रक्चर जिसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है किसका? पॉजिटिव चार्ज अगर उस स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी हमारी, ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में। किसके कंपैरिजन में? पॉजिटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम डिलोकलाइज हो रहा हो या फिर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा हो, उसके कंपैरिजन में जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिलोकलाइज होगा वो ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन करेगी। जैसे कि आप बात करो CH3 ट्वाइस OH अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है? कौन सा अल्कोहल लिया हमने? इसमें सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं हम इसमें। एक और चीज़, एक यहाँ हाइड्रोजन हो रहा आएगा, हाँ एक हाइड्रोजन हो रहा आएगा, इसके ऊपर 4 बॉन्ड बनाता है ना, 2 तो इसके साथ बना लेगा, 3 4। क्लियर है? तो यहाँ से दूसरी, यहाँ इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन CH3 ट्वाइस, कैसे आएगा आप डबल बॉन्ड इसके ऊपर?
अब क्या है कि ये अपने पेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर ये वाले यहाँ पर दे दें। अगर ये यहाँ देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है ना, डिलोकलाइज हो रहा है। डिलोकलाइज कैसे हो रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ पे, मतलब डिलोकलाइज का मतलब है कि वो बट रहा है एक तरह से, ठीक है। क्या हो रहा है, आसान भाषा में वो बट रहा है, एक के पास नहीं रह रहा, वो दूसरे के पास भी जा रहा है, मतलब वो चीज़ बांट दे रहे हैं हम। जैसे कि गरीबी है, अगर एक ज़्यादा गरीब और दूसरा अमीर है तो थोड़ा दूसरा उसकी गरीबी कम करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे पैसे दे दे तो वो बट गई, मतलब वो अकेला गरीब नहीं रहा, ज़्यादा गरीब नहीं रहा, क्योंकि उसने दूसरा जो अमीर था उसने उसको पैसे दे दिए, तो एक तरह से उसको स्टेबलाइज सा कर दे कि वो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं रहा, वो सेपरेट मतलब अपने पैसे दे के थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर कर दिया। तो उसी तरीके से मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह से चार्ज जो है वो बट जाता है। तो चार्ज जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना ज़्यादा बटेगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी हमारी। क्लियर है। और दूसरी चीज़, हाँ, बट इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर। और ऑक्सीजन एटम कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज करता है पॉजिटिव की बजाय, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये इसके पॉइंट थे मेन, जिनसे ये क्लियर हुआ था कि हमारा कि कैसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे हम उसकी जो से हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है तो हम किस बेस पे उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों है स्टेबल, ये पॉइंट्स हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारा। अब इसमें बात करते हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस इफ़ेक्ट रेजोनेंस इफ़ेक्ट और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट ये क्या कहता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one part of the conjugated system to the other creating center of low or high electron density due to phenomenon of resonance is called resonance effect और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट मतलब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह पर कंजुगेशन की वजह से, तो जो फ्लो रहा किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से हो रहा था, और रेजोनेंस की वजह से जो फ्लो रहा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और मीज़ोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस की वजह से है तो रेजोनेंस इफेक्ट हो गया है। अगर इंडक्शन की वजह से मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो क्या था, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो कंजुगेशन में हो रहा है, जब कंजुगेशन होगी तभी पॉसिबल होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से हो गया ये, तो इसलिए इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोल रहे हैं। तो इसमें हमारे दो टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट होता है हमारा, एक तो प्लस आर इफेक्ट होता है हमारा, एक दूसरा होता है आपका माइनस आर इफेक्ट, मतलब प्लस रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, दो टाइप की आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है आपका। इसी को आप बोल सकते हो प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, मतलब प्लस मीज़ोमेरिक इफेक्ट और माइनस मीज़ोमेरिक इफेक्ट।
प्लस रेजोनेंस इफेक्ट माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। प्लस रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, कब होता है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट? कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो प्लस आर शो करेंगे और कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो माइनस आर शो करेंगे, वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम प्लस वाला देख लेते हैं, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट ग्रुप विच donate electron to the double or to a conjugated system show plus R effect। मतलब जो ग्रुप डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, किसको, डबल बॉन्ड को या फिर कंजुगेटेड सिस्टम को, वो क्या शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करते हो, जैसे अल्कोहलिक ग्रुप हो गया आपका OH, ठीक है, OR ग्रुप हो गया, ईथर की तरह काम करेगा एक तरह से। ये थायोथर्स में चला जाता है आपका, ऐसा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन होता है वो वाले तो आपके जैसे ईथर है, अल्कोहल है। अगर ऑक्सीजन की जगह आपका ऐसा आ जाता है, सल्फ़र आ जाता है, तो जैसे अगर इसमें ये अल्कोहल थे तो ये थायोल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये ईथर थे अगर, तो ये क्या बन जाते हैं, थायो ईथर बन जाते हैं। मतलब जहाँ पर सल्फ़र आ जाता है ऑक्सीजन, वहाँ थायो वर्ड जुड़ जाता है आपका, ठीक है। और कौन से ग्रुप हो गए आपके, SR, ये जैसे थायोल था, ये थायो ईथर्स में काउंट होगा आपका। और क्या हो सकता है आपका, NH2 ग्रुप है हमारा, NHR ग्रुप है, NHR ग्रुप है। और आपका NR2 ग्रुप है, NR2 ग्रुप है। या फिर हेलोजन फैमिली, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हैं आपके, जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, जैसे कि इन ग्रुप को हम कंजुगेशन में जोड़ देते हैं। अगर जैसे क्लोरीन को जोड़ दिया, इसके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को देगा। तो ये दे रहा है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो जो डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट किए इसने, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज किसने, इसने दे दिए, तो ये डोनेशन हो रहा है। तो ये किसका काम करेगा, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट का काम करेगा। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो प्लस आर का इफेक्ट का काम करेगा। अगर वो खींच रहा है अपनी तरफ तो वो माइनस आर का इफेक्ट काम करेगा। जैसे कि ये प्लस आर इफेक्ट का था, अब माइनस आर इफेक्ट और जान लेते हैं क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट क्या होगा आपका, ग्रुप विच withdraw electron from the double bond or conjugated system। मतलब जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे डबल बॉन्ड से या कंजुगेटेड सिस्टम से, वो क्या शो करेंगे, माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे आपका। जैसे कि कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कीटो ग्रुप हो जाएगा आपका, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा आपका, या फिर एस्टर ग्रुप हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा, एट्सेट्रा। ये जो हैं आपके कैसे हैं, माइनस आर इफेक्ट शो करने वाली, ये अपनी तरफ खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, जैसे कि अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CN जोड़ दिया, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा, तो अब क्या होगा कि ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप है, ये अपनी तरफ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसकी तरफ आ रही है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये खींच रहा है तो यहाँ तो आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये
स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है वो किसका काम कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा रेजोनेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाए। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक इफ़ेक्ट और बच गया आपका, हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट। बस उस हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट को करने के बाद फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? थैंक यू।